Hello everyone, welcome to St. Peter's Law Academy. So in today's video we will discuss directive principles of state policy. तो directive principles क्या है, कौन कौन से articles cover है, कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से इसे लिया, does DPSP prevail over fundamental rights? All these questions we will discuss in today's lecture. So let's start. सबसे पहले तो हम देखेंगे कि भाई DPSP होता क्या है. So these principles are in the nature of directives to the government to implement them for establishing social and economic democracy in the country. कि ये जो principles हैं ये कुछ directives हैं और you can say कुछ instructions हैं, किसको दी जाती है, गवर्नमेंट को दी जाती है कि भाई अगर गवर्नमेंट कोई भी सोशल या इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कंट्री में करे तो वो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करे, उन डेमोक्रेटिक फीचर्स को सेट करते हुए. अब जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं देखो, दे आर लीगली एनफोर्सिएबल, कि अगर किसी पर्सन का कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो वो कोर्ट जा सकता है कि जज साहब मेरा ये फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है और मुझे इसमें रिलीफ चाहिए और मुझे मतलब इसमें रेमेडी मिलनी चाहिए कि मेरा ये फंडामेंटल राइट क्यों वायलेट हुआ है. लेकिन जो डीपीएसपी है इनको कोर्ट में एनफोर्स नहीं करा सकते, बट दे आर स्टिल फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. कि डीपीएसपी जो होते हैं उन्हें हम कोर्ट में जाके एनफोर्स तो नहीं करा सकते, बट दे आर स्टिल कंसीडर्ड टू बी फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ कंट्री. तो अब हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका हर एक पार्ट किसी ना किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है. तो डीपीएसपी जो है दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश के कॉन्स्टिट्यूशन से इसे लिया गया. नाउ इट इज कंटेन इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो डीपीएसपी का कंसेप्ट है आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक, वो है हमारा पार्ट 4 में, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में डीपीएसपी की बात करी गई है. सो अब इसमें देखो क्या है, जो ये डीपीएसपी है ये 3 प्रिंसिपल्स में डिवाइड है. तो आप यू डोंट हैव टू लर्न दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑन दीज थ्योरीज. तो यहाँ पे क्या है, जो डीपीएसपी है वो 3 प्रिंसिपल्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज सोशल प्रिंसिपल्स, देन गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड लास्ट इज लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल. तो जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 प्रिंसिपल्स, गांधीयन, सोशल एंड लिबरल. तो जब भी आप डीपीएसपी लर्न करोगे ट्राई टू लर्न देम इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. इन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग आपको लर्न नहीं करना, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि 32 से लेके 36 तक एक है, फिर 37 से लेके 40 तक एक तरीके का प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है. तो ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भाई कौन कौन से प्रिंसिपल में कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं. तो जब आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लर्न करोगे तो उन्हें लर्न आपको हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है. लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड योर कॉन्सेप्ट ये 3 प्रिंसिपल्स में डिवाइड करा गया है. तो जो सोशल प्रिंसिपल्स हैं दे एम्स एट प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड सेट द पाथ टुवर्ड्स द स्टेट. तो यहाँ पे सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस के टुवर्ड्स जो आर्टिकल्स काम करते हैं दे आर सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स. और वो कौन कौन से आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 38, 39, इट इज 39A, 41, 43, 43A एंड 47. सो दीज आर द प्रिंसिपल्स दैट आर बेस्ड ऑन सोशल प्रिंसिपल. Next is article 40, 43, 43B, 46, 47 and 48. These are based on Gandhian ideology. So these articles are based on Gandhian ideology and used to represent program of reconstruction initiated by Gandhian during the national movement. अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट कुछ आर्टिकल्स पे आए तो आर्टिकल 44, 45, 48, 49, 50 and 51. These आर्टिकल्स आर बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म. तो जो हमारा फंडामेंटल, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो 3 प्रिंसिपल्स में डिवाइड है, सोशल प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स. नेक्स्ट आफ्टर दिस इज, अब देखो हमने हमेशा ये पढ़ा है कि भाई जो डीपीएसपी होते हैं वो कभी भी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर प्रिवेल नहीं करते. इट इज ऑलवेज द फंडामेंटल राइट्स विच प्रिवेल्स ओवर द डीपीएसपी. लेकिन 2 डीपीएसपी ऐसे हैं जिन्हें फंडामेंटल राइट्स से भी ऊपर रखा गया, दैट इज 39B एंड 39C. So these two DPSPs, these 2 articles has been given precedence over the fundamental right, article 14 and article 19. तो यहाँ पे article 14 talks about right to equality and article 19 talks about freedom of speech and expression. तो अगर हम fundamental rights की बात करें तो fundamental rights हमेशा DPSP के ऊपर होते हैं, लेकिन ये 2 डीपीएसपी ऐसे हैं, ये 2 आर्टिकल्स ऐसे हैं डीपीएसपी के जिन्हें हमेशा फंडामेंटल राइट से ऊपर रखा जाता है. अब लेट्स स्टार्ट विद द
आर्टिकल्स ऑफ डीपीएसपी, तो आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक डीपीएसपी डिस्कस है। 36 में जो है डेफिनेशन गिवन है, सो इट डिफाइंस द स्टेट। तो यहाँ पे स्टेट की डेफिनेशन वही है जो कि हमारे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल आर्टिकल 12 में जो डिफाइन करा गया। तो आर्टिकल 12 में जो डेफिनेशन गिवन है स्टेट की, वही डेफिनेशन यहाँ पे भी एप्लीकेबल होती है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 37, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल कंटेन्ड इन दिस पार्ट। तो वही बात है कि भाई यहाँ पे जो डीपीएसपी है उन्हें हम किसी भी कोर्ट में जाके एनफोर्स नहीं करा सकते हैं, बट स्टिल दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। आर्टिकल 38 इज स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन और वेलफेयर ऑफ द पीपल। इट मीन्स कि भाई स्टेट को जो है कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे कि कुछ मतलब जिस तरीके से जो लोगों का वेलफेयर हो, उसे प्रमोशन मिले, वो प्रमोट हो, तो स्टेट को वो सब काम करने पड़ेंगे सो दैट वेलफेयर हो सके लोगों का। एंड इनइक्वालिटीज ऑफ जो इनकम होगा उसे मिनिमाइज करना पड़ेगा। स्टेट को क्या करना चाहिए, स्टेट को क्या करना पड़ेगा, स्टेट हैज टू स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, कि जो भी इनइक्वालिटीज इनकम की है उन्हें मिनिमाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज आर्टिकल 39, दैट इज सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, कि भाई स्टेट को क्या क्या ध्यान में रखना है। दैट द सिटीजन्स मेन एंड वुमेन इक्वली हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, कि दोनों को ही राइट है, राइट टू लाइफ इज टू बोथ, दोनों ही मीन दोनों को ही, मेन को या वुमेन को एडिक्वेट मीन्स मिलने चाहिए लाइवलीहुड के। Next is that the ownership and the control of the material resources of the community are to be distributed as best to subvert the common goods, कि भाई जो भी मटेरियल रिसोर्सेज है कम्युनिटी के, उनका ओनरशिप और कंट्रोल इस तरीके से होना चाहिए कि वो सबके लिए बेस्ट पर्पस में यूज हो सके। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, दोनों के लिए, मेन के लिए भी और वुमेन के लिए भी इक्वल पे का राइट होना चाहिए। इक्वल पे मतलब दोनों को मिलना चाहिए। नेक्स्ट आफ्टर दिस इज that the health and strength of workers, men and women, and the tender age of children are not abused। वर्कर्स की हेल्थ का, men and women की हेल्थ का और चिल्ड्रन को जो है अब्यूज नहीं करना है, एंड सिटीजन्स को अब्यूज ना करा जाए। Citizens are not forced by economic necessity to enter a vocation unsuited to their age or strength। सिटीजन्स को किसी भी चीज के लिए ऐसा कुछ भी करने के लिए फोर्स ना करा जाए, which is against exploitation, which is against the exploitation, which is against exploitation। Next is the children are given opportunity and facility to develop in a healthy manner, कि children को opportunity मिलनी चाहिए कि वो एक healthy manner में develop हो सके, उन्हें फैसिलिटीज मिल सके, एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके, एंड उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो किसी भी तरीके से। नेक्स्ट आफ्टर दिस इज 39A, दैट इज इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, कि हर किसी को न्याय बराबरी से मिलना चाहिए और हर किसी के पास फ्री लीगल एड का राइट होना चाहिए, कि मतलब फ्रीली सबको फ्री लीगल एडवाइस मिल सके, फ्री लीगल एड सबको मिल सके। सो दिस इज आर्टिकल 39A। नेक्स्ट आफ्टर दिस इज, अब देखो इसमें 39A में क्या बात हो रहा था, फ्री लीगल एड की बात हो रही थी। तो किस तरीके से फ्री लीगल एड मिल सकता है, कुछ स्कीम्स निकाल के या फिर कुछ और अपॉर्चुनिटीज देके, जिसकी वजह से लोगों को पता चले कि भाई किस तरीके से वो लीगल एड अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आर्टिकल 40, दैट टॉक्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। सो आर्टिकल 40 सेज कि स्टेट को जो है कुछ स्टेप्स लेने हैं सो दैट हर विलेज लेवल पे क्या हो सके, पंचायत ऑर्गेनाइज हो सके। तो स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। स्टेट को स्टेप्स लेने हैं कि विलेज पंचायत हो सके, और उन्हें इतनी पावर, उस विलेज पंचायत को इतनी पावर और अथॉरिटी दी जाए कि जितनी पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, उन्हें जो भी फंक्शन दिया गया उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उन्हें पावर्स एंड अथॉरिटीज दी जाए। Next is article 41, it says right to work, to education and to public assistance in certain cases, कि भाई हर एक पर्सन को राइट है कि वो काम कर सके, एजुकेशन ले सके। नेक्स्ट इज आर्टिकल 42, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, कि हर एक इंडिविजुअल को राइट है कि वो एक ह्यूमन कंडीशंस में काम करे। इट इज नॉट लाइक कि 18 घंटे काम करवा रहे हैं, 20 घंटे काम करवा रहे हैं। मैटरनिटी रिलीफ इज फॉर वुमेन, कि भाई अगर वुमेन हैज डिलीवर्ड अ चाइल्ड देन शी शुड गेट 26 वीक्स ऑफ पेड लीव, दैट इज मैटरनिटी, और अदर रिलीव्स दैट आर फॉर द
duration that are for the woman who is pregnant. Next after this is article 43. It is living wage etc for workers, कि वर्कर्स को एटलीस्ट मिनिमम लिविंग वेजेस प्रोवाइड करवाए जाए. नेक्स्ट आफ्टर दिस इज 43A, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, कि भाई स्टेट को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने हैं, किस तरीके से, कुछ सुइटेबल लेजिस्लेशन की हेल्प से, सो दैट जो वर्कर्स हैं वो भी इंडस्ट्री की मैनेजमेंट में क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके. नेक्स्ट आफ्टर दिस इज आर्टिकल 43B, दैट इज प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कि स्टेट को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, स्टेट्स को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं which endeavor to promote, state shall endeavor to promote voluntary formation and autonomous functioning, democratic control and professional management of cooperative societies. Next after this is article 44, that talks about uniform civil code. So the state shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India, कि भाई सबके लिए क्या होना चाहिए, throughout. It is talking about that UCC should be throughout the territory of India. It is not talking about any particular state. Next is article 45, that talks about provision for early childhood care and education to children below the age of 6 years. तो ये वाला जो article it has been added from 86th amendment in 2002, जिसमें ये कहा गया कि भाई जो भी बच्चे 6 साल से कम उम्र के हैं उन्हें क्या कराया जाए, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए. सो प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years. बिलो द एज ऑफ 6 years मतलब जब तक कि वो 6 साल के ना हो जाए तब तक उन्हें सब बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए. नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक एंड इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन, कि स्टेट को क्या करना चाहिए, स्टेट को सिक्योर करना चाहिए कि भाई अगर एजुकेशन है, इकोनॉमिक या फिर कुछ इकोनॉमिक को कुछ हो रहा है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड वीकर सेक्शन, तो यहाँ पे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि स्टेट जो है क्या करे, स्टेट प्रमोट करे किस चीज को, स्पेशल केयर एंड एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट, स्टेट क्या करे, प्रमोट करे स्पेशल एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, किसको प्रोवाइड करे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या फिर जो अदर वीकर सेक्शन है सोसाइटी के उन्हें. तो यहाँ पे ये देख रहे हो कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, इट इज समथिंग लाइक जो स्टेट को फॉलो करना होता है. फाइन. नेक्स्ट आफ्टर दिस इज ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ. स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, लोगों का पब्लिक हेल्थ इंप्रूव हो. नेक्स्ट आफ्टर दिस इज आर्टिकल 48, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री. 48A इज स्टेट के टूवर्ड, स्टेट को क्या करना चाहिए, जो भी एनवायरमेंट है या फिर फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, उनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ स्टेप्स ले. नेक्स्ट इज मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करे या जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस के प्लेसेस है उन्हें प्रोटेक्ट करे. नेक्स्ट आफ्टर दैट इज सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, कि जो जुडिशरी है दैट इज अ सेपरेट ऑर्गन एंड एग्जीक्यूटिव इज अ सेपरेट ऑर्गन, तो दोनों ही अपना अपना काम सेपरेटली करें. नेक्स्ट आफ्टर दिस इज लास्ट, दैट इज आर्टिकल 51, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करके रखने के लिए स्टेट को क्या करना है, प्रमोट इंटरनेशनल, स्टेट को क्या करना है, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. दैट स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ऑनरेबल रिलेशंस बना के रखे बाकी स्टेट के साथ, और इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट करे, एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, कि जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स है उन्हें आर्बिट्रेशन की हेल्प से सेटल करे. सो वी हैव डिस्कस्ड दैट देयर आर आर्टिकल्स, दैट इज फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51, that is covering our DPSP, and we have discussed कि भाई जो DPSP का कॉन्सेप्ट है that has been taken from Irish Constitution, जो कि हमारा पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है. अब देखो हमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, हमें प्रॉब्लम आती है DPSP को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लर्न करने के लिए. तो देयर इज अ फॉर्मूला फॉर इट with the help of which you can learn your DPSP. So that is SAS का CA and END MP. तो आपको यहाँ पे D और A हटा देना है. What you have to learn is SAS, C, EN and MP. S is state, define state, that is section article 36.
एप्लीकेशन ऑफ डीपीएसपी कहाँ लगता है? 37, आर्टिकल 37. नेक्स्ट इज सोशल, आर्टिकल 38. सी इज सर्टेन प्रिंसिपल्स विच इज टू बी फॉलोड बाय स्टेट, आर्टिकल 39. Equal justice and free legal aid, 39A. Then next is N, that is right to work and education. Right to work and education, article 41. Maternity relief is article 42, and participation of people is article 43. So this is a formula with the help of which you can learn your DPSP. तो ये फॉर्मूले से आप अगर लर्न करोगे तो आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद हो जाता है. 43 तक तो देखो हो ही जाता है. उसके बाद इट इज यूसीसी. 44 अगर मैं बात करूं तो 45 इज अबाउट प्रमोशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड के, फिर एजुकेशन की बात आ जाती है. देन दिस इज द फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन लर्न योर डीपीएसपी. सो इन दिस लेक्चर वी हैव कवर्ड कि डीपीएसपी क्या होते हैं, कौन कौन से डीपीएसपीज है, किस तरीके से उन्हें एनफोर्स कराया जा सकता है, क्या उन्हें कोर्ट में एनफोर्स कराया जा सकता है या नहीं करवाया जा सकता है, कौन से डीपीएसपी है जो फंडामेंटल राइट के ऊपर है. अदरवाइज जितने भी फंडामेंटल राइट्स है दे ऑलवेज प्रिवेल ओवर डीपीएसपी, बट देयर आर 2 डीपीएसपीज व्हिच प्रिवेल ओवर फंडामेंटल राइट्स that we have discussed. So I hope with the help of this video you will be able to clear your concept of DPSP, that is Directive Principles of State Policy. Thank you so much.